गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज अल्टरनेट करंट के इस लेक्चर में हम लोग प्योर रेसिस्टिव सर्किट की बात करने वाले हैं। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग एसी सर्किट, टाइप्स ऑफ एसी सर्किट, फेज, फेजर डायग्राम या फेज डिफरेंस, इन सभी टॉपिकों पर हम लोगों ने बात किया था। अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्रीवियस लेक्चर एक बार देख लीजिए, क्योंकि उस लेक्चर के बगैर यहाँ फेजर डायग्राम आपको ड्रॉ करने में दिक्कत होगी। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहां से आप प्रीवियस लेक्चर को देखिएगा तो फेजर डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ करने में आपको काफी हेल्प मिलेगा, अदरवाइज आपको यहाँ परेशानी होगी। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि एसी सर्किट, जो हमारे पास 7 टाइप्स के एसी सर्किट हमको डील करने हैं, इन एसी सर्किट में कभी आई और भी सेम फेज में होता है, कभी आई और भी सेम फेज में नहीं होता है, कभी आई लीड करता है, कभी भी लीड करता है। तो बहुत सारा कंफ्यूजन पिछले लेक्चर में था कि किस सर्किट में फेज सेम होगा, किस सर्किट में फेज सेम नहीं होगा। तो हमने बतलाया था कि एक एक करके हम पहले तीनों सर्किटों को डील करेंगे, आर सर्किट, एल सर्किट और सी सर्किट, एंड देन आफ्टर जो उनका कंबाइंड फॉर्म है एल आर, सी आर, एल सी और एल सी आर, उनको हम बात करेंगे। तो आइए आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करें, और हमारा जो आज का टॉपिक है वो प्योर रेसिस्टिव सर्किट, जिसको आप आर सर्किट भी बोलते हैं। आज के लेक्चर में सिर्फ हम ऐसे सर्किट की बात करेंगे जिसमें केवल और केवल रेसिस्टर ऐड हुआ। केवल और केवल क्या ऐड हुआ हो? रेसिस्टर। मतलब आज का जो सर्किट है, इस सर्किट में सिर्फ और सिर्फ हमारा एक रेसिस्टर ऐड हुआ है, ये है आर। मतलब जो 3 फैक्टर की बात हमने प्रीवियस लेक्चर में की थी, इस सर्किट में हमारा इंडक्टर भी जुड़ा हो सकता है, कैपेसिटर भी जुड़ा हो सकता है, रेसिस्टर भी जुड़ा हो सकता है। तो आज जिस हम सर्किट की बात कर रहे हैं, इसमें हमको ना इंडक्टर मिलेगा ना कैपेसिटर मिलेगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ ऐसे सर्किटों में केवल रेसिस्टर ऐड हुए रहते हैं। तो ऐसे सर्किटों को आज हम डील करेंगे और देखेंगे कि आई और भी के बीच में जो फेज है, वो फेज का क्या मतलब है। मतलब दोनों सेम फेज में हो रहे हैं कि लीड कर रहा है कि लैग कर रहा है। तो ये हमारे पास एक सर्किट हो गया, और इसको लाके हम किसी अल्टरनेट सोर्स ऑफ ईएमएफ से जोड़ देंगे। जैसे इसका मान V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। ये वाला पार्ट पिछले लेक्चर में आपका क्लियर हो गया होगा, हमने बतलाया था। ओमेगा टी यहां फेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, V नॉट पीक वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओमेगा टी फेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, और V जो है वह इंस्टेंटेनियस वैल्यू को रिप्रेजेंट कर। यानी हमने एक ऐसा सर्किट लिया है जिसमें सिर्फ रेसिस्टर ऐड हुए हैं, और इसको किसी अल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ वोल्टेज से कनेक्ट कर दिए हैं, जिसका वैल्यू कितना है? V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। अब इस केस में चूंकि ये अल्टरनेटिंग सोर्स है, तो जो करंट इसमें फ्लो करेगा उसका डायरेक्शन तो कंटिन्यूअसली चेंज करेगा, लेकिन किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए, किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए हम मान लेंगे कि किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए इसमें जो करंट का डायरेक्शन है वो ऐसा है। वैसे तो करंट का डायरेक्शन चेंज करेगा, बट किसी इंस्टेंट के लिए इसका डायरेक्शन हमने कंसीडर किया है कि इस तरीके का इसका डायरेक्शन है। तो अब जो करंट इसमें फ्लो कर रहा है, इस करंट की पहले वैल्यू कैलकुलेट करी जाए, बाद में उसका हम कंपेयर करेंगे इस अल्टरनेटिंग वोल्टेज के साथ कि दोनों के फेज में क्या रिलेशन है। तो अब हम करंट कैसे निकालें? पर्पस ये है कि हम करंट कैसे निकालें। V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। तो चलिए, हमको अच्छी तरीके से मालूम है कि V इज इक्वल टू क्या होता है? आई आर। यहां से अगर हम I का वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें तो V अपॉन R लिख सकते हैं।
और यहां जो हम भी दे रहे हैं इसको, ये अल्टरनेटिंग है और जिसकी वैल्यू कितनी है, V नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन आर। अब V अपॉन आर क्या होता है? V अपॉन आर आमतौर पे हम जानते हैं I को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन यहां पर V नॉट है, मतलब पोटेंशियल की पीक वैल्यू है, तो जो हमको मान देगा वो भी करंट का पीक मान देगा, और साइन ओमेगा टी। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? V इज इक्वल टू आई आर वाले एक्सप्रेशन में हमने I का मान कैलकुलेट कर लिया V अपॉन आर, और जो हम यहां भी सप्लाई करे हैं वो अल्टरनेटिंग सोर्स है जिसकी वैल्यू कितनी है, V नॉट साइन ओमेगा टी। तो V के जगह पर हमने V नॉट साइन ओमेगा टी डाल दिया। V नॉट अपॉन आर आमतौर पे हमको I का मान देता है। अरे भाई, V बाई आर जो है वो हमको I का मान देता है, लेकिन अगर ये V नॉट है तो ये भी क्या होगा, I नॉट होगा। V नॉट का मतलब क्या हुआ, पीक वैल्यू ऑफ पोटेंशियल। तो अगर पोटेंशियल की पीक वैल्यू हमने इस्तेमाल करी है तो जो करंट आएगा उसका भी हमको क्या आएगा, पीक वैल्यू आएगा। तो इस तरीके से हमारे पास एक एक्सप्रेशन आ गया, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। यानी जब हम अल्टरनेटिंग वोल्टेज के सोर्स से जोड़े जिसकी वैल्यू थी V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, तो सर्किट में जो हमको करंट मिला उसका मान कितना है, I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब ये दोनों एक्सप्रेशन आपके सामने, अब हम इनको कंपेयर करेंगे। अब हम इनको कंपेयर करें, इस वाले एक्सप्रेशन को इस वाले एक्सप्रेशन के साथ कंपेयर करके देखते हैं कि इनके फेज का फंडा क्या है। तो बुआ यहां वोल्टेज जो हमने यूज किया इसका फेज कितना है, ओमेगा टी, और जो हमको करंट मिला उसका फेज कितना है, उसका भी फेज है ओमेगा टी। इसका मतलब है कि प्योर रेसिस्टिव सर्किट में मतलब जिसमें सिर्फ और सिर्फ रेसिस्टर है, इंडक्टर और कैपेसिटर नहीं है, उसमें वोल्टेज का फेज और करंट का फेज दोनों सेम है। मतलब कोई ना लीड कर रहा है ना कोई लैग कर रहा है, सेम टाइम पर मैक्सिमम वैल्यू अचीव करेगा, सेम टाइम पर मिनिमम वैल्यू अचीव करेगा। चलो चेक कर लेते हैं। अगर हम टाइम का मान इस एक्सप्रेशन में 0 रख दें तो जरा सोचो, ये पूरा टर्म 0, साइन 0 0 समाप्त हो गया, यानी हमारे पास V का मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब वही टाइम का मान 0 इसमें भी रख के देखो तो यहां भी ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा और I का भी मान क्या आ जाएगा, 0। यानी अगर जिस समय पर V 0 हो रहा है उस समय पर I भी 0 हो रहा है। क्लियर ना? अगर हम इसके जगह पर, टाइम के जगह पर, 0 के जगह पे कोई और वैल्यू रख दें, मान लेते हैं कोई ऐसा मान रखते हैं जो इसको V का मान पीक आ जाता है, तो हम पाएंगे कि उस टाइम में I का भी वैल्यू हमारा क्या आया है, पीक आया है। I का भी वैल्यू कितना आया है, पीक आया है। इसका मतलब जब V 0 हो रहा है तो I 0 हो रहा है, जब V मैक्सिमम हो रहा है तो I भी मैक्सिमम हो रहा है, तो दोनों सेम फेज में चल रहे हैं। और दिख भी रहा है यहां पोटेंशियल का फेज कितना है, ओमेगा टी, और यहां जो करंट हमने ऑब्टेन किया उसका फेज कितना है, ओमेगा टी। इसका मतलब दोनों के दोनों सेम फेज में, दोनों के दोनों क्या है, सेम फेज में। अर्थात यहां अगर आप फेज डिफरेंस कैलकुलेट करिएगा, अगर आप यहां फेज डिफरेंस कैलकुलेट करिएगा तो फेज डिफरेंस कितना आएगा, फेज डिफरेंस कितना आएगा बेटा, तो फेज ऑफ V माइनस फेज ऑफ I, फेज ऑफ V माइनस फेज ऑफ I। ऑलरेडी दिख रहा है कि जब सेम फेज में है तो फेज डिफरेंस तो 0 ही ना आने वाला है। फेज डिफरेंस कितना आया, 0 आया। तो आर सर्किट के लिए हमारे पास 2 क्लू मिला, एक I और V दोनों सेम फेज में होगा, दूसरा फेज डिफरेंस 0 होगा। ऑटोमेटिक ऑब्वियस सी बात है कि जब सेम फेज में है तो फेज डिफरेंस 0 होगा। अब इनका फेजर डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आएगा।
पिछले लेक्चर में हमने बोला था, किसी भी सर्किट के लिए आपको फेजर डायग्राम ड्रॉ करने के लिए दिया जा सकता है। अब मान लेते हैं कि आर सर्किट की बात हो रही है, तो आर सर्किट में सबसे पहले हमने ये समझा कि भी और आई के फेज कैसे हैं। तो हमने पाया कि भी और आई का फेज सेम है। तो भी और आई का फेज सेम है, इसका मतलब सेम टाइम में मैक्सिमम, सेम टाइम में मिनिमम। अब इनका फेजर डायग्राम ड्रॉ करो। अभी अगर तुमको हम बोल दें कि एल सर्किट के लिए फेजर डायग्राम ड्रॉ करो, तो तुम्हें मालूम है एल सर्किट में भी हम अल्टरनेटिंग जो वोल्टेज का सोर्स है उससे कनेक्ट करेंगे और हमको कुछ ना कुछ करंट वहां पे मिलेगा। लेकिन हमें यह नहीं मालूम कि करंट और वोल्टेज का फेज क्या है, दोनों सेम फेज में है कि फेज डिफरेंस है। और जब तक ये नहीं मालूम होगा तब तक फेजर डायग्राम ड्रॉ नहीं किया जा सकता है। लेकिन यहां तो क्लियर हो गया कि दोनों सेम फेज में है, तो यहां पे फेजर डायग्राम आपको ड्रॉ करने के लिए दिया जाएगा। कैसे ड्रॉ करिएगा? फेजर डायग्राम कैसे ड्रॉ करें? तो ये हमारा हो गया वाई एक्सिस और ये एक्स। हम जानते हैं कि जो पीक वैल्यू है, पहले हम पोटेंशियल दिखाते हैं एंड देन आफ्टर हम इस पर आई को शो करेंगे। तो हम जानते हैं कि जो पीक वैल्यू है उसको हम एक एरो के लेंथ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये एरो का लेंथ हो गया और ये हमको V नॉट का मान देंगे। और इसका फेज कितना है? ओमेगा टी। तो ये हमने ओमेगा टी दे दिया। प्रीवियस लेक्चर में फेजर डायग्राम ड्रॉ करना हमने सिखाया है, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा। उस वीडियो को देखिए, प्रीवियस लेक्चर को देखिए, तभी जाके फेजर डायग्राम ड्रॉ करने आपको यहां पर आएगा या समझ में आएगा। तो हम जानते हैं कि यहाँ पे फेज को कौन रिप्रेजेंट करता, तो एक्स के साथ जो ये एंगल इंक्लोज किया तो इसका फेज हमने रिप्रेजेंट कर दिया। चलिए, अब चूंकि आई को भी हमको इसी ग्राफ पे प्लॉट करना है और आई का भी फेज हम देख रहे हैं कि ओमेगा टी है, तो अब इसका भी फेज ओमेगा टी होने का मतलब है कि इसके लिए जो हमने एरो ड्रॉ करनी है वो एरो कोइंसाइड करने वाला है, इस पर ओवरलैप करने वाला है। अब इसमें करेंगे क्या कि उस एरो का लेंथ कितना रखें, उस एरो का लेंथ कितना रखें, उस एरो का लेंथ कितना रखें। वीडियो को पॉज करिए, कमेंट बॉक्स में डालिए अपना जवाब, उसके बाद वीडियो को आगे देखिएगा कि आपका जवाब सही है या गलत है। जो आई को हम इसी ग्राफ पर प्लॉट करने वाले हैं उसका लेंथ बड़ा करें या छोटा करें। तो बेटा पिछले क्लास में हमने आपको बतलाया था कि जो आई का लेंथ है वो भी से छोटा रखना है। भी से क्या रखना है? छोटा। तो ये हमको किसको रिप्रेजेंट करेगा? आई नॉट को। और इस तरीके से हमारा फेजर डायग्राम कंप्लीट हो गया। किसके लिए? आर सर्किट के लिए, जो स्पष्ट बता रहा है कि बी और आई दोनों सेम फेज में होंगे। अगर हमको इसका इंस्टेंटेनियस वैल्यू चाहिए तो इसका वाई प्रोजेक्शन ले लेते हैं, आपको मालूम है ये हमको दे देगा आई नॉट साइन ओमेगा टी। और इसका अगर हम वाई प्रोजेक्शन ले लेंगे बेटा तो इसका वाई प्रोजेक्शन हमको दे देगा भी नॉट साइन ओमेगा टी। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है ना? सबसे पहले हमने आर सर्किट लिया। आर सर्किट का मतलब प्योर रेसिस्टिव सर्किट, मतलब एक ऐसा सर्किट जिसमें सिर्फ और सिर्फ रेसिस्टर ऐड हुआ हो। तो हमने एक सर्किट लिया, देखो इसमें सिर्फ और सिर्फ रेसिस्टर ऐड हुआ है, दूसरा कोई चीज नहीं दिख रहा। अब यहां से हमने इस सर्किट को कनेक्ट कर दिया है एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज के सोर्स से, जिसका मान कितना हमने लिया? V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। फिर हमने देखा कि अगर अल्टरनेटिंग वोल्टेज के सोर्स से हमने ऐड किया है तो सर्किट हमारा क्लोज है, तो करंट हमको मिलेगा। और वो करंट भी कैसा होगा? अल्टरनेटिंग होगा। अब अल्टरनेटिंग करंट होगा तो इसका तो भाई डायरेक्शन जो है वो चेंज करेगा कंटिन्यूअसली, लेकिन किसी सर्टेन इंस्टेंट के लिए हमने इसका डायरेक्शन कंसीडर करके रखा है कि ये इस डायरेक्शन में। तब उस आई का मान निकालो। क्योंकि जब तक आई का मान नहीं निकलेगा तब तक उसको भी से कंपेयर कैसे करेंगे और कैसे पता चलेगा कि इसका फेज जो है वो सेम है कि लीड है कि लैग है। सारे सर्किट में आपको यही काम करना है। इसके बाद एल सर्किट आएगा, उसके बाद सी सर्किट आएगा। एल सर्किट में भी हम डायग्राम बनाएंगे जिसमें हम रेसिस्टर के जगह पर इंडक्टर जोड़ेंगे, क्योंकि वो प्योर इंडक्टिव सर्किट होगा, उसमें रेसिस्टर नहीं होगा। जो जब भी जुड़ेगा तो केवल इंडक्टर जुड़ेगा। तो हम वहां पर एल को ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद उसको किसी सोर्स ऑफ ईएमएफ से कनेक्ट करेंगे, सोर्स ऑफ वोल्टेज से कनेक्ट करेंगे, V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। सेम प्रोसेस वहां भी करने वाले। और उसके बाद जैसे ही हम किसी भी वाले सोर्स से इसको हम ऐड कर रहे हैं तो पहला हमारा स्टेप होगा कि आई निकालो।
भाई आई निकालेंगे तभी तो उनको कंपेयर करेंगे ना आपस में कि उनका फेज कैसे कोरिलेट है एक दूसरे से। तो याद रखना, कोई भी सर्किट सिलेक्ट करो तो सबसे पहले सर्किट का डायग्राम बना लो, और सर्किट डायग्राम बनाने के बाद उसको किसी अल्टरनेटिंग वोल्टेज के सोर्स से जोड़ो और पहला स्टेप में आई कैलकुलेट करो। जैसे ही आई कैलकुलेट हो जाएगा तो सारा काम बन गया। यह पता चल गया कि लीडिंग में है कि लैगिंग में है, यह पता चल गया ना कि लीडिंग में है कि लैगिंग में है, कि सेम फेज में है। अगर ये तीनों चीजों में से कोई भी एक केस अगर आपको पता चल जाता है तो उसका फेजर डायग्राम ड्रॉ करना आपके लिए काफी आसान है। जैसे अभी आर सर्किट में हमको मालूम हो गया कि भी हमको दिया हुआ था जिसका फेज ओमेगा टी, आई हमने निकाला, इसका भी फेज ओमेगा टी आ गया। अब दोनों सेम फेज में हमको मिल गया, फेज डिफरेंस हमको 0 दिख रहा है, तो हम फेजर डायग्राम ड्रॉ कर लिए। फेजर डायग्राम ड्रॉ कर लिए, जिसको ड्रॉ करना प्रीवियस लेक्चर में सिखाया हूं, बार बार रिपीटिवली बोल रहे हैं। अगर वो वाला लेक्चर आप नहीं देखे हैं ना तो यहां फेजर डायग्राम आपसे नहीं बनेगा, फिर आप बोलिएगा कि सर क्या क्या पढ़ा रहे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो एक बार वो वाला लेक्चर जरूर देखिए, और अगर नहीं देखे हैं तो अभी इस वीडियो को छोड़िए और इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उस लिंक पर क्लिक करके पहले वो वाला वीडियो देख कर आइए, फिर मजा आएगा। इसको 100% क्रिस्टल क्लियर होगा और समझ में भी आएगा। तो इस तरीके से फेजर डायग्राम हमने ड्रॉ कर लिया, फेजर डायग्राम ड्रॉ कर लिया। लेकिन ये जो फेजर डायग्राम ड्रॉ करने का तरीका है भाई, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वे है। हम बार बार इस तरीके से फेजर डायग्राम ड्रॉ नहीं कर सकते, क्योंकि आगे चल के हमको एक ऐसा भी सर्किट मिलेगा जिसमें दो फैक्टर एक साथ ऐड होंगे, मतलब आरएल सर्किट या एलआर सर्किट। तो एलआर सर्किट का मतलब हुआ कि इंडक्टर भी है और रेसिस्टर भी है। अब दोनों एक साथ कंबाइन होगा। ऐसी परिस्थिति में उनका फेजर डायग्राम ड्रॉ करने जाएंगे और इस तरीके से ड्रॉ करेंगे तो होगा। एक्चुअल मेथड तो यही है, लेकिन इसको एक सिंपल तरीके से भी हम ड्रॉ कर सकते हैं, एक सिंपल तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे ड्रॉ कर सकते हैं भाई? तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा V है और ये हमारा I है। ये V0 को दिखा रहे हैं और ये I0 को दिखा रहे हैं, और चूंकि दोनों लाइन सेम डायरेक्शन में है, इसका मतलब ये बतलाता है कि ये क्या है, सेम फेज में। क्या है? सेम फेज में। तो ये शॉर्टकट तरीका है, ये शॉर्टकट मेथड है, सेम फेज में है। अगर आप ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं तो बहुत अच्छा। कभी कभी शॉर्टकट में हमको ऐसे भी ड्रॉ करना पड़ेगा जब हम क्वेश्चन करेंगे, या फिर अगर हम ऐसे सर्किटों को जैसे एलसीआर सर्किट को हम डील कर रहे हैं तो उन केसेस में हम ऐसे भी इसको शो कर सकते हैं, फेजर डायग्राम को शॉर्टकट तरीके से, सिंपल तरीके से। ठीक है ना? वैसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो फेजर डायग्राम ऐसे भी बनाया जा सकता है, ऐसे भी बनाया जा सकता है। एक्चुअल मेथड तो यही है, इसी मेथड को फॉलो करेंगे। कभी किसी न्यूमेरिकल या किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के दौरान, या फिर किसी अगर कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को डील कर रहे हैं जिसमें एक से अधिक फैक्टर ऐड हुए हैं, तो हम इस तरीके से भी लेकर आगे बढ़ सकते हैं। आप देखिएगा जब हम एलआर सर्किट, सीआर सर्किट या एलसी सर्किट की बात करेंगे तो वहां पर हम फेजर डायग्राम इस तरीके से भी ड्रॉ करेंगे। तो सिंपल मेथड है, एक्चुअल मेथड तो हमारा यही है, इसी तरीके से बनेगा। तो आई थिंक यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर नहीं है तो नोट करके आइए, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट करिए, नोट करिए। हो गया? तो चलो भाई, अल्टरनेट करंट का लेक्चर चल रहा है और एसी सर्किट पे चर्चा हो रही है। पिछले लेक्चर से एसी सर्किट स्टार्ट हुआ है। पहले हमने एसी सर्किट का टाइप्स देखा, फिर हमने देखा कि आई और भी के फेज में क्या रिलेशन है, फेज किसे कहते हैं, फेज डिफरेंस कैसे कैलकुलेट होता है। फिर हमने देखा कि 7 टाइप्स के जो हमारे पास एसी सर्किट हैं उसमें आई और भी के फेज में वेरिएशन होता है, कभी सेम में होता है, कभी लीड में होता है, कभी लैग में होता है। और वहां हमने बोला था कि आगे सेपरेटली हमने सर्किट को डील करनी है, जिसमें हम देखेंगे कि कब कौन सा केस आ रहा है। तो आज का केस क्या है? प्योर रेसिस्टिव सर्किट। और आपने क्या ऑब्टेन करा कि प्योर रेसिस्टिव सर्किट में
वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में होते हैं। ये इनका फेजर डायग्राम। अब एक और तरीके से हम इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं, उसको हम कहते हैं वेव डायग्राम। तो आइए वेव डायग्राम भी हम सॉल्व करना सिखा दें। तब तक इतना क्लियर हो गया है, मिटा दें। सभी सर्किटों में यही काम करना है। रेसिस्टर के जगह पे इंडक्टर जुड़ेगा, फिर उसको अल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ वोल्टेज से कनेक्ट करेंगे और पहला काम यही करेंगे कि आई कैलकुलेट करो। देखो भाई, कभी भी कोई भी टॉपिक अगर हम पढ़ते हैं, अब मान लिया कि हम यहां पे एक्सप्लेन कर रहे हैं, हम यहां पे आपको बता दिए, हमने एक सर्किट ड्रॉ कर लिया, इसको सोर्स ऑफ वोल्टेज से कनेक्ट कर दिए और फिर हम यहाँ पे आई कैलकुलेट करने लगे। तो ये हमें समझ में आ रहा है कि हमको इसके बाद ये स्टेप लेना है, इसके बाद ये स्टेप लेना है। अब एग्जामिनेशन हॉल में बैठने के बाद या फिर पूरा होल एंड सोल सिलेबस अगर आप देखते हैं तो आपके पास बहुत सारा टॉपिक रहता है। ऐसी स्थिति में आप स्टेप याद नहीं कर सकते कि अच्छा आर सर्किट में पहले हमको भी लिखना है, फिर आई निकालना, फिर क्या करना, फिर क्या करना। समझ में आना चाहिए किस स्टेप का नीड कहां है। अगर हमें लग रहा है कि हमें आई निकालना है यहां पे, तो क्यों निकालना है, यह बात आपको भी समझ में आना चाहिए। क्योंकि हम एसी सर्किट डील कर रहे हैं और एसी सर्किट में सेपरेटली सारे सर्किट को हम एक्सप्लेन करके ये देखना चाह रहे हैं कि आई और बी के बीच में फेज का मामला क्या है। क्या दोनों सेम फेज में हैं, डिफरेंट फेज में हैं, लीड कर रहे हैं, लैग कर रहे हैं। और इस बात का पता लगाना है तो ये तब तक नहीं लग सकता जब तक कि हमारा आई और भी का एक्सप्रेशन नहीं मिलता। तो ये एक तरीका हुआ जिससे कि आप इस टॉपिक को मतलब बाय ओन सेल्फ कर सकते हैं आप खुद से। जैसे हमने तुमको दे दिया एल सर्किट, निश्चित रूप से सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, ये सब टॉपिक आप पढ़े हुए हैं, तभी आप ये लेक्चर भी देख रहे हैं। तो हमने आपको दे दिया एल सर्किट। एल सर्किट जैसे ही दिया तो आप अब इसके जगह पर एक आपके पास मेथड आ गया, एक वे मिल गया आपको कि हमको अब सर्किटों को डील कैसे करना है। इसको पढ़ो नहीं, फील करो और इसके साथ खेलो। अब एसी सर्किट के साथ खेलो तुम। अच्छा एल सर्किट है तो आर को रिप्लेस करेंगे, एल कनेक्ट करेंगे और उसको भी हम अल्टरनेटिंग वोल्टेज के सोर्स से कनेक्ट करेंगे। और पहला स्टेप कि हमें आई कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना है, आई, ताकि हम इनके फेज को कंपेयर कर सके। फेज को कंपेयर करेंगे, सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे, हमें पता चल जाएगा कि भाई इनमें रिलेशन क्या है और फिर हम आसानी से इनका फेजर डायग्राम, इनका सिंपल डायग्राम या वेव डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर। अब समस्या आएगी यहीं पर कि आई का मान आपको निकालने आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब जब इंडक्टर ऐड होगा तो इस तरीके से हम नहीं आएंगे, V इक्वल टू आई आर नहीं करेंगे। ये तो ओमिक सर्किट के लिए था, ऐसे सर्किट के लिए था जिसमें रेसिस्टर ऐड हुआ है। अब इंडक्टर आएगा तो आप जानते हैं कि इंडक्टर के केस में क्या होगा, कोई कॉइल लेंगे और कोई कॉइल लेंगे तो उसमें करंट इंड्यूस होगा, उसमें ईएमएफ भी इंड्यूस होगा। तो वहां का फेनोमेना कुछ और होगा, वहां का प्रोसेस कुछ और होगा, वहां की कहानी कुछ और बनेगी। जो कहानी आप ऑलरेडी ईएमआई चैप्टर में देखे होंगे, पढ़े होंगे, और अगर नहीं पढ़े हैं तो ईएमआई वाला लेक्चर जाकर देखिए। और अगर नहीं भी पढ़े हैं तो यहाँ पे प्रयास हम करेंगे कि आपको समझ में आए 100%। लेकिन अगर आप प्रीवियस लेक्चर उस चैप्टर का देख के आते हैं तो और भी बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए इसको मिटाते हैं और वेव डायग्राम ड्रॉ करना हम लोग सीखते हैं कि वेव डायग्राम कैसे बनेगा। वेव डायग्राम कैसे बनेगा, वेव डायग्राम। चलो देखो वेव डायग्राम। भाई ये काम सारे सर्किट में करना है। कल ही हम बतला रहे थे, एक सर्किट पर आप अपना कमांड बनाइए, मेथड सीखिए कि कैसे कैसे हमको आगे बढ़ना है। सारे सर्किट में ऐसा ही आपको स्टेप फॉलो करना होगा। ये हमारे पास मान लेते हैं टाइम को रिप्रेजेंट। आपको एक्सप्रेशन मालूम है, V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी और I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी। यह आर सर्किट के लिए आया था, ये मैं अपने से नहीं बोल रहा हूं, थोड़ी देर पहले इसको प्रूव करके दिखाया था कि आर सर्किट को जब हम किसी अल्टरनेटिंग वोल्टेज वाले सोर्स से जिसका मान, जिसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी से कनेक्ट करते हैं तो वहां पे I का मान ऑटोमेटिकली I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी आता है। और इस तरीके से हम कहते हैं कि दोनों का दोनों सेम फेज में है।
अब हम इनका फेजर डायग्राम सॉरी वेव डायग्राम ड्रॉ करें। वेव डायग्राम में हम करेंगे क्या कि हम थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि अगर टाइम का मान 0 कर दिया जाए बउआ तो v का मान 0 हो जाए, और इसमें भी टाइम का मान 0 करेंगे तो i का मान भी 0 हो जाए। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि अगर हम ऐसे डायग्राम बनाएं और ये v को दिखा रहा है तो यह v का 0 वैल्यू दिखा रहा होगा, ये v का मैक्सिमम वैल्यू पीक वैल्यू दिखा रहा है, और यहां कोई रैंडम पॉइंट ले ले तो ये v नॉट साइन ओमेगा टी, ये इसका इंस्टेंटेनियस वैल्यू दिखाएगा। बोल भाई सही है गलत? अरे ये इसका मिनिमम वैल्यू है, यह इसका पीक वैल्यू है, और यह इसका क्या है? कोई इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, कोई पार्टिकुलर इंस्टेंट है, कोई स्पेशलाइजेशन या स्पेशल केस नहीं। अब हम इसका आई का ग्राफ इसी पर ड्रॉ करेंगे। हम जानते हैं दोनों सेम फेज में है, तो जिस टाइम में ये अपने पीक वैल्यू तक पहुंचा है उसी टाइम में करंट भी अपने पीक वैल्यू तक पहुंचेगा। बस ध्यान ये रखना है कि थोड़ा सा इसका जो ग्राफ है वो उससे छोटा कर दे। दोनों सेम टाइम पर 0 पे आएगा और दोनों सेम टाइम पर अपने पीक वैल्यू पर जाएगा। अब देखो ये इसका क्या हो जाएगा? आई नॉट का मान हो जाएगा। यहां अगर कोई पॉइंट ले लेंगे तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? आई नॉट साइन ओमेगा टी, या इंस्टेंटेनियस वैल्यू इसका रिप्रेजेंट कर रहा है, और दोनों का 0 एक साथ, तो दोनों का 0 एक साथ, दोनों का मैक्सिमम एक साथ, और रैंडम पॉइंट पे दोनों की वैल्यू अगर v है तो v नॉट साइन ओमेगा टी, आई है तो आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये इसका वेव डायग्राम कहलाता है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? यानी अगर कोई भी सर्किट आपको दिया जाए तो आपसे सबसे पहले उसका फेजर डायग्राम और वेव डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आपको आई और भी के बीच का रिलेशन मालूम होना चाहिए कि उनके फेज का क्या रिलेशन है, क्योंकि फेजर डायग्राम की कहानी पूरा का पूरा फेज पर ही डिपेंड करता है। अगर फेज हमें नहीं मालूम होगा तो हम कैसे कर पाएंगे? भी को चलो दिखा भी दिया और उसका फेज इंडिकेट कर दिया, अब आई का फेज हमें मालूम ही नहीं है कि इतना ही होने वाला है, कि इससे लीड करने वाला है कि लैग करने वाला, तो नहीं बनेगा। तो कोई भी सर्किट लेंगे, पहले उसका सर्किट डायग्राम बनाएंगे, फिर उसको अल्टरनेटिंग वोल्टेज के सोर्स से जोड़ेंगे और उसके बाद आई कैलकुलेट करेंगे। अब आई कैलकुलेट करने के लिए मेथड हम अलग अलग फॉलो करते हैं। जैसे हमारा प्योर ओमिक सर्किट था, ये आर सर्किट था, तो हम V इक्वल टू आई आर फॉर्मूला से आगे बढ़े। अब इसके बाद आएगा एल सर्किट। अब एल सर्किट में हम किरचॉफ्स लॉ लगाएंगे। यहां भी किरचॉफ्स लॉ किसी ही को ही फॉलो करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। जो स्टेप हमारे पास आया V इक्वल टू आई आर वाला, और वहां भी हम किरचॉफ्स लॉ लगाएंगे और वहां की कहानी कुछ और आएगी, एल सर्किट की कहानी कुछ और आएगी। तो भले ही आई कैलकुलेट करने के लिए मेथड हमारा चेंज हो रहा है, लेकिन वर्क तो एक ही करना है कि अगर V सोर्स दिया हुआ है तो आई निकालो, और जैसे ही V और आई दोनों मिल गया तो उनके फेज को कंपेयर करो। जैसे ही फेज को कंपेयर करोगे तो तुम्हारा फेजर डायग्राम, सिंपल डायग्राम, वेव डायग्राम सब क्लियर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि प्योर रेसिस्टिव सर्किट, जिसको ओमिक सर्किट भी कहते हैं या आर सर्किट कहते हैं, ये आपका आज कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर कोई फिर भी कंफ्यूजन है आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे कि उसको और उस कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाए। तो ये सब तो पहले से नोट करे हुए हैं। वेव डायग्राम लेकर आइए फटाफट, वेव डायग्राम लेकर आइए फटाफट। ये एक्सप्रेशन तो हम जानबूझकर यहाँ पे लाए हैं, ये पीछे लिखा हुआ था, इसी को देखते हुए वेव डायग्राम बनाया गया है। जब टाइम 0 पर भी 0 हो रहा है तो उसी टाइम 0 पर आई भी 0 हो रहा है, यानी दोनों सेम टाइम पर मिनिमम पे हैं और सेम टाइम पर मैक्सिमम पे हैं, इसीलिए ये सेम फेज में दिख रहे हैं। तो नोट करके आइए यहां तक। हो गया। ऐसे ही अल्टरनेट करंट के इस सीरीज का वीडियो कंटिन्यूअसली आपको मिलता रहेगा। बस अच्छे से इसका पढ़ाई करना है। और इसमें है क्या कि जो लेक्चर है वो एक दूसरे से इंटरलिंक है, तो बीच में अगर आप कोई लेक्चर को मिस कर दिए हैं, नहीं पढ़े हैं, तो लगभग इस सीरीज के सारे लेक्चर का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देते चले जाएंगे। आप प्रीवियस लेक्चर एक बार देख कर आइए ताकि और बेहतर तरीके से, क्रिस्टल क्लियर तरीके से आप इस कॉन्सेप्ट को समझ पाएं।
अदरवाइज क्या होगा ना कि कंफ्यूजन होगा आपका, समझ में तो फिर भी आएगा, लेकिन अगर प्रीवियस लेक्चर आप देख के आए हैं तो और बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि आगे चल के जब हम लोग इस पर क्वेश्चन करेंगे तो जितना बेहतर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा उतना ही आसानी से आप क्वेश्चन को डील करिएगा। तो आज के क्लास में इतना ही रहने देते हैं, प्योर रेसिस्टिव सर्किट तक, आर सर्किट तक। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्योर इंडक्टिव सर्किट यानी एल सर्किट की चर्चा करेंगे। तब तक आप नोट्स बनाइए, रिवीजन कीजिए और पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।